चलो देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ का स्टार्ट हो रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 15 मार्क्स तक के आपके जो है 15 मार्क्स तक के जो है आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारे पास नेशनल इनकम है इसमें हम लोग बेसिकली दो यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग को, और दूसरा हमारा है केन्जियन थ्योरी, जिसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो अभी तो पहले बेसिकली बात होगी हमारे पास यूनिट नंबर 1, जिसमें हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग को। तो अगर नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक पे जाने से पहले कुछ इसके बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको हमें यहां पर देखना होगा, उसको हमें यहां पर समझना पड़ेगा। तो अगर हम उस बेसिक टर्म्स की बात करें तो क्या क्या है, तो हमें यहां पर कुछ गुड्स के बारे में जानने की जरूरत होगी, साथ ही साथ माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस जानने की जरूरत होगी। तो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस तो हमने आपको पहले बता रखा है यूनिट 1 में, चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे, अभी आगे चल के हम उसको बताएंगे। एक ओवरव्यू थोड़ा सा हम लोग दे देंगे कि क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और किन किन बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, लिखना नहीं है उसको, वो हम लोग चैप्टर 1 के ही अंतर्गत करते हैं और वहीं पर करते रहेंगे, यहाँ पर दोबारा करने की जरूरत नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि भाई क्या होता है हमारा इकोनॉमिक्स, तो उसके लिए अलग अलग चीजें कि किस इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या कौन सी बातें करी, कौन से वर्ड से हमारा आया है, किस तरीके से जानते, ये सब चीजें अलग है, उसको ना यहाँ पर नहीं देखना। लेकिन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत तो बात करनी होगी। तो हमारे पास दो तरीके का इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। कितने तरीके का इकोनॉमिक्स होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हम यहां पर माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में हम लोग हमेशा इंडिविजुअल स्केल की बात करेंगे, स्मॉल स्केल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? इंडिविजुअल स्केल की बात करेंगे, स्मॉल स्केल की बात करेंगे। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा हम लोग लार्ज या एग्रीगेट या टोटल की बात करेंगे। तो जहां पर इकोनॉमी एज ए होल की बात करेंगे वो हमारा किसके अंतर्गत? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और जहां पर इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे, पार्टिकुलर की बात करेंगे, सिंगल की बात करेंगे, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। इसको हम लोग देखेंगे। तो ये तो हमने यहां पर बता दिया था। साथ ही साथ जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल साहब हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एल्फ्रेड मार्शल को किस नाम से जानते हैं हम लोग? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जे एम किंज को किस नाम से जानेंगे बेटा? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानेंगे। कि जितना भी कंसेप्ट यहां पर जो मेनली हम लोग आगे चल के देखेंगे भी, तो अधिकतर जगह पे किंज का नाम आएगा, केंजियन थ्योरी, इसीलिए हम लोग पढ़ते भी हैं। तो ये हमारा मैक्रो के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा एक तो बेसिक है, इसको हमें यहां पर देखने की जरूरत नहीं है। ये जो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस है इसको देखने की जरूरत नहीं, हमें उन चीजों के स्कोप की बात नहीं करनी है। लेकिन इसके बिना हमारा काम अब आगे चलेगा नहीं। टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है, एक नंबर का कभी कभी क्वेश्चन इसमें से पूछ भी दिया जाता है। थर्ड चैप्टर में भी आप लोगों ने जो पढ़ा होगा या जिन्होंने पढ़ना है आगे गुड्स के बारे में भी, वहां पर भी हम लोग देखते हैं किस तरीके का गुड्स होता है। तो देखिए, अगर हम इकोनॉमी की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की वैल्यू को अगर हम लोग देख रहे हैं तो उस वैल्यू को कंसीडर करना आसान काम तो नहीं होगा भाई। अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग एरिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, इन सभी के वैल्यू को मेजर करते हुए तभी तो इंक्लूड करना पड़ेगा।
अब उसमें किन किन चीजों को अकाउंटिंग में लेंगे, किन किन चीजों को अकाउंटिंग में नहीं लेंगे, किस गुड्स के नेचर्स को या किस गुड्स को हम लोग अकाउंटिंग के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे, किस गुड्स को हम लोग अकाउंटिंग के अंतर्गत इंक्लूड नहीं करेंगे, ये एक बड़ा टेंशन रहता है। ठीक है, ये हमारे पास टेंशन रहता है। तो बेसिकली आप अगर समझ के चले तो हमारे पास दो ही तरीके का गुड्स होता है, एक फिनिश गुड्स, एक इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अगर नॉर्मली हम ऐसे समझने के लिए बात करें अकाउंटिंग के पर्पज से, तो दो तरीके की गुड्स की बात करेंगे हम लोग। एक हमारा होगा फिनिश गुड्स जो अवेलेबल फॉर कंजम्पशन होगा, और एक हमारा होगा इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब उसमें किनको लेना है अकाउंटिंग में और किनको नहीं लेना, और दोनों गुड्स क्या होते हैं उसकी बात तो करनी पड़ेगी। अब उसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, उसकी भी बात करनी होगी। तो इसी के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहला नंबर पे ही हमारा कौन सा आ रहा है बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहला ही क्या आ रहा है हमारा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो बेटा ये इंटरमीडिएट गुड्स है क्या, तो बेटा देखो ऐसा कोई भी गुड्स जो फर्दर प्रोसेस्ड हो करके फिनिश गुड्स की तरफ जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे आप लोग समोसे खाते हो तो समोसा बनाया गया होगा ना, उसमें यूज होने वाले मैदा भी हैं। क्लास नहीं हो रहा है, बताओ, सही बात है। खाली पीली बदनाम कर देता है, बता। मैंने फोटो भी भेज दिया कि देख ले भैया हो ही रही है। तो देखो पहला क्या हो गया बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स। कहता है गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। कि वैसा गुड्स जो हमारा फर्दर प्रोडक्शन में जाएगा, जो हमारा क्या होगा फर्दर प्रोडक्शन। भाई हमने मार्केट से मैदा खरीदा है, आलू खरीदा है, इन सबको मिलाकर के ना समोसे बनेंगे। इन सबको क्या करेंगे, मिलाकर के समोसे बनेंगे। मार्केट से आपने नूडल्स खरीदे हैं, घर पे आकर के 2 मिनट में मैगी तैयार, तो बनाना पड़ेगा ना, बिना फर्दर प्रोसेस के काम चलेगा क्या, नहीं। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, या ऐसा कोई भी गुड्स जो हाल फिलहाल में ही रीसेल होने के लिए हमने करा है, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स के अंतर्गत। तो वही क्या लिखा है कि गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल इन द सेम ईयर आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। फिर कहता है इंटरमीडिएट गुड्स एक्ट एज सेकेंडरी इनपुट फॉर द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। कि भाई अगर समोसे बनाने हैं, अगर समोसे बनाने हैं तो उन समोसों के लिए इन चीजों का होना जरूरी है, ये नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके का हमारे लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल ही हुआ, ये नहीं हुआ, इनपुट्स ही हुआ, ये नहीं हुआ। तो फाइनल गुड्स को प्राप्त करने के लिए एक तरीके का क्या हो गया, वो हमारे पास इनपुट्स हो गया। दीज आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो आसान शब्दों में आप याद रख सकते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तुओं जिसको आगे हम प्रोडक्शन, बेटा अभी रुक जा, अभी नोट नहीं करना, पहले आराम से समझ ले, सीख ले, उसके बाद में टेप लेंगे। ठीक है, टेपने का पूरा समय दिया जाएगा, लेकिन पहले समझना ज्यादा जरूरी है। तो अगर कहीं पर भी कोई भी कमोडिटी हो जो फर्दर प्रोडक्शन में अगर यूज हो रहा है, तो फर्दर प्रोडक्शन में अगर यूज होगा तो वो हमारा किसके नाम से आ जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जाना जाएगा। फिर कहता है when intermediate goods pass through the production process they lose their identity। अपना पहचान खो देना,
जैसे घर वाले भी कभी कभी कहते होंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, बदल गवा हो। तो पहले जैसे नहीं रहे इसका मतलब आपने अपनी अस्तित्व खो दिया नहीं है कि नहीं? पहले हम अपने घर के नन्हे मुन्ने बच्चे थे, अब हम प्योर निकम्मे बच्चे हो गए हैं। तो अपनी आइडेंटिटी खो दिया या नहीं खो दिया? भाई आलू और मैदा आया था और समोसा आ गया, ब्रेड और बेसन आया था, ब्रेड पकौड़ा हो गया। तो अपनी आइडेंटिटी खो दी या नहीं खो दी बेटा? तो जहां पर अस्तित्व खत्म कर दे वो हमारा क्या हो रहा है बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि तभी तो वो दूसरे गुड्स में कन्वर्ट हुआ है हमारे पास। चलिए, कभी ऐसा हुआ है बेटा कि घर में अगर बोलो कि मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी 1 कप चावल ले आए, 1 कप में पानी ले आए, 1 कप में कच्ची दाल ले आए, एक में नमक हल्दी मिर्च वगैरह ले आए, एक में सरसों तेल जीरा वगैरह दे दिया, बोले घोट के लेटना स्टार्ट कर दे? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। वो क्या है? सारे इंटरमीडिएट गुड्स, वो फर्दर प्रोसेस्ड होंगे, तब बनेगा बेटा दाल चावल और सब्जी। ऐसे थोड़ी ना मजा आएगा। ओके, होगा क्या? अब जैसे ओम एक बार ऐसे ही किया कि सर मुझे बहुत तेज भूख लगी, आज चिकन खाने का मन कर रहा है। तो मैंने बोला चल ठीक है खरीद के लाते हैं। तो गए भाई ये जोगी के पास और हमने खरीदा। तो जैसे ही हमने खरीदा इसने वहीं पे दांत काटना शुरू कर दिया। मैंने बोला रुक जा, अभी ये फर्दर प्रोसेस होगा, अभी तो ये क्या है हमारे लिए? रॉ मटेरियल है। दो ऑप्शन देता हूं। अकाउंट्स वाले सर की क्लास आज है नहीं, तो पहला ऑप्शन है कि मैं आराम से पढ़ा के छुट्टी कर दूं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं डायरेक्ट 5:15 तक पढ़ा लेता हूं। 5:15 तक डायरेक्ट पढ़ा, 5:10 तक, 5:10 तक 5 मिनट का बोनस, बीच में ब्रेक ना दे करके 5:15 तक लगातार पढ़ा देता हूं, और फिर उसके बाद छुट्टी कर देंगे। जो आपको पसंद हो। हम देखिए आप ही लोगों की बात तो सुनते हैं। क्या हुआ? पहला ऑप्शन तो मैंने क्या बोला था कि अकाउंट्स की क्लास नहीं है तो वहीं पे आपकी छुट्टी। अरे बम हुआ मेरे। पहला ऑप्शन मैंने क्या बोला कि अकाउंट्स की क्लास नहीं है तो मैं अपने टाइम तक पढ़ा के तुम्हें छोड़ दूं। पहला ये। दूसरा ऑप्शन कि अकाउंट्स वाले सर नहीं है और आपको बुरा लग जाएगा कि मेरी छुट्टी जल्दी हो गई, तो मैं 5:15 तक पढ़ा दूं। बादल आया नहीं है ना? घर पे बैठा हुआ तो बोल रहे सर दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। ऋतिक बोल रहा ज्यादा बोनस मिल गया। चलो अब तो हम भी टेंशन फ्री है ना, टाइम गैप है नहीं, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो ना। देखते हैं अब आगे, बाकी मेरे माइंड के ऊपर है, जो दिल करेगा वही करेंगे, भले ही क्लास मॉनिटर कोई भी हो। काम तो हम अपने, आज क्लास मॉनिटर मेरे पास लेकिन शिकायत कर रहा था सर कोई तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। नहीं, सुनो तुम लोग, ठीक है, कल से तुम अप्लाई करना। चलो जी। तो क्या कह रहा है बेटा कि अगर इंटरमीडिएट गुड्स हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस से आगे बढ़ेगा तो अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा बेटा? पहचान खो देगा, क्योंकि भैया गया था मैदा और समोसा और बन करके तल के क्या आ रहा है बाहर? समोसा। तो अच्छा लगता है या नहीं लगता बेटा? तो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देना? खो देना। तो जो खो देता है वही क्या कहलाता है बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स। और जो बन के आया है वही क्या कहलाएगा बेटा? फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स के नाम से जाना जाएगा या प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। अब है एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वेट परचेज्ड बाय द फ्लोर मिल्क। भाई जो आटा चक्की है या आटा मिल है वो गेहूं खरीद के लाया, तो गेहूं खरीदेगा और उसको पीसने के बाद ना बेचेगा। ऐसा हुआ है कि गेहूं खरीदे गेहूं पैक करके दे दे के ले जा? नहीं ना, वो किसके रूप में कन्वर्ट करके बेचेगा?
आटा के रूप में। तो गेहूं यहां पर क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। फिनिश गुड्स क्या हुआ बेटा, आटा हो गया। तो अगर आटे चक्की के द्वारा या आटा मिल के द्वारा अगर गेहूं खरीदा गया है तो गेहूं यहां पर क्या कहलाएगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। ओके। कॉटन फॉर द शिपिंग मिल्स, तो कॉटन यहां पर क्या हो गया बेटा हमारा। यार्न फॉर द क्लॉथ मिल्क, जो रेशम की कीट वगैरह होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लॉथ फॉर द रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी, उसने खरीदा ही कपड़ा इसलिए ताकि हम आगे क्या कर सके, रीसेल कर सके। ऊपर में शब्द यूज किया था हमने, ये जो क्लॉथ खरीदा गया वो पहनने के लिए नहीं खरीदा है, फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदा है, वो तो खरीदा है कि लाएंगे और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो रीसेल के लिए क्या है, तो यहां पर क्लॉथ क्या हो गया बेटा हमारा। लेकिन जहां पर फैक्ट्री में बना होगा उसके लिए क्लॉथ क्या था, फाइनल गुड्स था। अंतर होगा या नहीं होगा। तो इसलिए क्लियरली यहां पर क्या लिखा गया है कि रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी के लिए जो क्लॉथ होगा वो किसके नाम से आ जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से। ठीक है, क्या हुआ, दूध। अब उसमें एक वो बता, दूध जब जाएगा तो आगे उससे दही बनाया जा सकता है, मक्खन बनाया जा सकता है, घी बनाया जा सकता है। यहाँ पर दूध क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। अब तुम बोलोगे सर हमने तो दूध लिया और गटक गए, तो वहां पर फाइनल कंजम्पशन। तो नेचर वो मिक्स करके लिखा रहेगा, ऐसे खाली नहीं पूछ देगा कि मिल्क क्या होगा। मिल्क, गौर से देखा, ब्रेड पकौड़ा तुम खरीद के लाए हैं तो तुम्हारे लिए फाइनल कंजम्पशन है, लेकिन दुकानदार के लिए ब्रेड पकौड़ा क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा ना। ठीक है, बेकरी के लिए जो वो ब्रेड वगैरह बना रहा है वो उसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा, लेकिन तुम्हारे लिए क्या होगा। तो वो आपको कंडीशन दिखा रहेगा कि ये फर्दर प्रोसेस में जाएगा या कंजम्पशन के लिए जाएगा। तो अगर कंजम्पशन के लिए जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स। ठीक है, लेकिन अगर फर्दर प्रोसेस हुआ होगा तो वो किसके अंतर्गत, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके भाई, सब्जी वाला जो ठेले पे सब्जी बेचता है उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो रीसेल के लिए खरीदा है। लेकिन हम जो घर लेके जा रहे हैं वो तो खरीद बना के खाएंगे ना भाई, तो वो फाइनल गुड्स हो गया। ओके बाबा, यो। फिर उसी तरीके से आ रहा है क्या बेटा यहां पर, फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स के लिए हमेशा आप याद रखना कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरे, जो प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरे वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स के लिए कहता है कि गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। वो फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, या तो जमा कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर आप अपने घर पे कंजम्पशन करने के लिए ले आए हैं, तो ये हमारा किसके नाम से आ जाएगा बेटा, बताओ। अच्छा एक वो बताओ, होटल वाला सब्जी खरीद के लाया, उसके लिए वो सब्जी क्या होगा, इंटरमीडिएट या फाइनल। वो बना के बेचेगा ना, लेकिन घर में सब्जी बना के बेचा जाएगा क्या। कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी थाली रख के बोले पहले 50 निकाल, नहीं, वो कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है। लेकिन होटल वाला अगर खरीदेगा तो वो बाहर क्या करेगा, बेचने के लिए खरीदेगा। ओके चल, कहता है दीज गुड्स, मैं थोड़ा सा व्हाइट लाइन ले लेता हूं, यहां पर मिस्टेक है, ये लाइन यहां नहीं होना चाहिए था। इस लाइन की अस्तित्व है यहां पर। ठीक है बेटा, चलो देखो, कहता है दीज गुड्स आर नाइदर फॉर रीसेल नॉर हैव टू पास थ्रू ए प्रोडक्शन प्रोसेस एनी मोर। ना तो ये क्या होगा, रीसेल के लिए होगा, और ना ही किसी प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन से। किससे गुजरेगा बेटा,
कंजम्पशन से गुजरेगा तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? फाइनल गुड्स के अंतर्गत आएगा। कि अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो फाइनल गुड्स में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई भी कॉमोडिटी जो ना तो किसी फर्दर प्रोडक्शन से गुजरेगा, ना तो क्या होगा किसी फर्दर प्रोडक्शन से गुजरेगा, ना ही वो रीसेल के लिए होगा, तो वो गुड्स हमारा किस नाम से आ जाएगा बेटा? फाइनल गुड्स के नाम से जाना जाएगा। कहता है 10 फाइनल गुड्स रेफर टू ऑल दोज गुड्स which do not undergo any further transformation। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव, मतलब फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोसेस एट द हैंड ऑफ एनी प्रोड्यूसर। ये बात तो हम बार बार एक ही चीज चिल्ला रहे हैं कि फर्दर प्रोडक्शन में नहीं जाना, फर्दर प्रोडक्शन में नहीं जाना, किसी और तरीके का कोई बदलाव नहीं होना। ब्रेड किसके अंतर्गत लिखा गया है? लेकिन अगर ब्रेड किसके लिए हो? दुकानदार के लिए, जो ब्रेड पकौड़ा बना के बेचेगा उसके लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। यहां ब्रेड का मतलब है ब्रेड फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। यहां ब्रेड का मतलब क्या हो गया? सिर्फ ब्रेड फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। लेकिन अगर लिखा देता ब्रेड फॉर होटल, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड पकौड़ा, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। सूज तुमने खरीदा तो क्या हो गया? वो फाइनल गुड्स। अब दुकानवा वाला खरीद रहा है कि हम बेचेंगे, तो किसके नाम से जाना जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लोथ आपने खरीदा तो क्या हो गया? और दुकान वाला अगर खरीद रहा है रेडीमेड वाला कि बेचना है, तो किसके नाम से जाना जाएगा? इंटरमीडिएट। टीवी आपने अपने घर के लिए खरीदा तो किसके नाम से? फाइनल। बड़े बड़े दुकान है या नहीं है, उसके अंतर्गत किस नाम से आ जाएगा बेटा? क्यों? क्योंकि ये किसके लिए होगा? रीसेल के लिए। घड़ी हमने अपने लिए खरीदा और हमने एक छोटा सा दुकान खोल लिया, इंटरमीडिएट। बाइक का बड़ा बड़ा शोरूम दिखता है, किसके लिए जाना जाएगा? लेकिन हमने अपने लिए फटफटिया खरीद लिया है, फाइनल गुड्स। इसी तरीके से कार एक्सेट्रा। तो अब समझ गए ना कि मतलब क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, कि अगर फर्दर प्रोडक्शन के लिए है या फर्दर प्रोसेस के लिए है तो वो किस नाम से आ जाएगा? बताओ। इंटरमीडिएट के नाम से। रीसेल के लिए है तो इंटरमीडिएट के नाम से, बट नॉट फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ओनली फॉर कंजम्पशन, तो क्या होगा बेटा? हमारा फाइनल गुड्स के नाम से जानेंगे। कहते हैं एटसेट्रा यूज्ड बाय द कंज्यूमर और मशीन्स एंड ट्रैक्टर्स यूज बाय द प्रोड्यूसर आर फाइनल गुड्स और फिनिश गुड। अगर क्या कर रहा है? अपने लिए यूज कर रहा है, और अगर रीसेल के लिए यूज हुआ है तो इंटरमीडिएट। तो ये ध्यान रख लोगे। चलिए, कहता है द चेंज इन इन्वेंट्रीज विल बी टेकन एज इन्वेस्टमेंट इन द फाइनल गुड्स। इस लाइन का मतलब क्या है भाई? हम सभी मान के चलते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ जो हर एक बच्चा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अकाउंटेंट है कि नहीं? और हमारा तो मन करता है कि अकाउंट्स के फादर आप ही लोगों को घोषित कर दिया जाए, है कि नहीं? फादर ऑफ अकाउंट्स कौन थे? ल्यूकस पासिलोकी, यही थे ना? तो वो आप ही लोगों को मान लिया जाए। अब यहां जो चेंज इन इन्वेंट्री को बोला गया है कि हम इसको फाइनल गुड्स के रूप में मान के चलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकते हो? अपना दिमाग एक बार लगा के देखो। चेंज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है बेटा स्टॉक। स्टॉक में बदलाव, स्टॉक में बदलाव मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में चेंजेस। अगर मान लीजिए कि पहले आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपके पास अब क्लोजिंग स्टॉक 3,000 रुपए, इसका मतलब 7,000 आपने क्या कर दिया? बिजनेस में इन्वेस्ट करा, ये नहीं करा बेटा? बिजनेस में क्या करा? इन्वेस्ट करा है ना? क्योंकि आप सभी ये जानते हैं कि अगर पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाएगा तो ड्राइंग्स लगाना पड़ेगा,
और हमने ऐसी शब्द का तो कोई प्रयोग करा ही नहीं, हमें खुद नहीं आता है। हम तो खुद ठहरे भाई साइंस वाले, तो हमें कौन सा पता क्या होता है ड्राइंग्स, लेकिन निकाल लिया ना भाई। लेकिन हम अगर लगाए हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट किसके नाम से जाना जाएगा, ऊपर ही हमने बताया था ना, फाइनल गुड्स के नाम से। ओके, तो अगर कभी भी वैल्यू ऑफ स्टॉक बोला जाए तो उसको किस नाम से जानना है आपको, इन्वेस्टमेंट के नाम से जानना है। ओके, चलिए अब कहता है द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स इकोनॉमिक यूज। यही बात तो हम समझा रहे थे। देखो बेटा, व्हेन मिल्क इज यूज्ड बाय कन्फेक्शनर टू प्रिपेयर स्वीट्स, मिठाई बनाएगा रे, इसका मतलब इंटरमीडिएट फर्दर प्रोडक्शन हुआ। अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था ना कि दूध से दही बना लिया, मिठाई बना लिया, घी बना लिया, मक्खन बना लिया, पनीर बना, तो बेचेगा ना वो, इसीलिए तो बनाया होगा। तो फर्दर प्रोसेस कर रहा है ना वो, तो वो किसके अंतर्गत आ गया बेटा हमारा, ठीक है, इज एन इंटरमीडिएट। बट व्हेन द सेम मिल्क इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर, आराम से गर्म दूध किया, हल्दी डाला, ये तो क्या हो गया हमारा, तो कंज्यूमर के द्वारा यूज हुआ तो फाइनल गुड्स। और अगर कन्फेक्शनर जो है बेकरी वाला वगैरह या मिठाई वगैरह वाला यूज कर रहा है तो इंटरमीडिएट गुड्स होगा या नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो इट बिकम्स फाइनल गुड्स। सिमिलरली अदर एग्जांपल आर कोल और इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय हाउस होल्ड, फाइनल गुड्स ना, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं, इज ए फाइनल गुड्स। वाइल द कोल और इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय रेलवे फैक्ट्री बिकम एन इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए हमारा यूज हो रहा है, प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद कहता है बेटा वेट यूज्ड बाय द हाउस होल्ड इन द किचन, हम खुद के लिए रोटी बना के खा रहे हैं, किसके नाम से आ जाए बेटा, बट वेट यूज्ड बाय फार्मर्स एज सीड इज एन, बीज बोएंगे तब ना फसलवा होगा, फसलवा होगा तब ना कटाई करके फिर से बेचेंगे, तो किसके नाम से आ जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, तो चलिए पहले यहां तक लिख लेते हैं, फिर उसके डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग। चलो हेडिंग यही लिखना बेटा, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। चोरी नहीं होगा बेटा, यही होगा ना, चोर तो तुम्हारे अगल बगल ही बैठा हुआ है। नहीं नहीं बेटा दे देगा, टेंशन ना ले, अभी अटेम्प्ट की कसम दे देंगे, अपने आप तुम्हारे पास पहुंच जाएगा फोन। नहीं नहीं बेटा ऐसे से स्कैन कर ले तो आंख से। अब मैंने क्या बोला, इसको एज इट इज जैसे लिखो, तो मैंने बेटा एज इट इज लिखने का मतलब क्या होता है, अखियां से स्कैन करोगे।
हो गया यहां तक? अरे मिल जाएगा, तू सर लिखो अभी। हो गया, लिख लिया यहां तक? हो गया? अरे बोलो, कुछ और लिखे कि नहीं? इतना तक ठीक है? पहले इतना सबको निपटाने दो। बोल बेटा। अच्छा, कपड़ा खरीद के जो बेचे हो, ये ट्रेडिंग खाली नहीं है? तो रीसेल शब्द अगर यूज हो गया तो इंटरमीडिएट गुड्स। जी, ओके, यहां तक सबका हो गया? बोलो। ओ दीदी लोग, हो गया यहां तक? कितना बात करती है क्लास।
हुआ बच्चों? हुआ रे? महाआलसी लोग हो यार। ओ हंसमुखी। इंडियन इकोनॉमी का रिविजनरी नोट्स भेज दूं फिर? क्योंकि कल खत्म हो गया है तो उसका भेज दूं ना रिविजनरी नोट्स। और कल तक उसके कुछ क्वेश्चंस भी भेज दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। इस सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अभी 2-3 अटेम्प्ट से तो एग्जाम ही हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ही होगा, है कि नहीं? तो इसमें एडिशनल क्वेश्चन भेज दूंगा ताकि प्रैक्टिस कर, आईसीआई के मॉड्यूल का है ही क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी भेज दूंगा ताकि प्रैक्टिस कर लेना। 2012 से पहले था। और उसमें भी अलग इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं था, सिर्फ डाटा बेस्ड था वो। हो गया बेटा? शाम में 7 बजे से ही क्लास है, ठीक है ना?
हो गया। हो गया। रुको न रे, काहे ल हड़बड़ा रिया है? तो फिर तो बुक में सारा चीज दे ही रखा है, तो फिर कल से क्लास कैंसिल कर देता हूँ। भावनाओं में बह रिया है। अभी मैंने बोला है डिफरेंस लिखने, नहीं ना? टाइम दे रखा होगा ना? अरमान, टाइम दे रखा है किसी को? निर्माण बिहार 3:15 बजे। नेक्स्ट वीक में बुधवार को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? उस दिन तुम लोगों की छुट्टी कर दूंगा। इलेक्शन है। तो कहा सोचे थे कि कैंसिल करके छुट्टी देंगे? नहीं। अप्रैल में 2 क्लास मेरी छुट्टी होगी, लेकिन तब तक 100% कोर्स हो चुका होगा। अप्रैल में 2 क्लास मेरी छुट्टी होगी, क्योंकि मैं बिहार जाऊंगा, और फिर जैसे अभी गया था ना और एक दिन में लौट के आया था, वैसे ही जाऊंगा, रात भर स्टे करूंगा, फिर सुबह आ जाऊंगा। क्या हुआ? माँ बाप से मिल लिए, कम बारी बात है? बता। चलो, हो गया यहाँ तक? सबका हो गया? अब देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। जरा जो जो चीजें हम यहां पर देख रहे, देखिए क्या ऊपर आपने पढ़ा है क्या? इंटरमीडिएट्स में दीज आर यूज्ड फॉर ऑफ अदर गुड्स एंड फर्दर प्रोडक्शन, हमने ऊपर लिखा था ये नहीं? दीज आर यूज्ड फॉर, घर लाए, गटक गए। इंटरमीडिएट गुड्स पास थ्रू प्रोडक्शन, इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर, एक ही चीज है, रिश्ता वही, सोच नहीं। फाइनल गुड्स रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ। यहां बड़ी बात, ये पूरा टॉपिक पढ़ने का एकमात्र रीजन ये लाइन था। और फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स का नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तुमने कितनी बोरी आलू खरीदी उससे मतलब नहीं है, तूने समोसा कितना बेचा है ये मायने रखता है, ठीक है ना? तुमने समोसा कितना बेचा है वो मायने रखता है, ना कि एक ट्रक आलू खरीदा है उसको हम लोग यहां पर इंक्लूड कर देंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स। इसी लाइन के कारण ये पूरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ा है। तो लिख ले डिफरेंस, लिखो।
और नहीं तो एक काम कर सकते हो, काहे लिए इतना टाइम बर्बाद करोगे, खाली जो कंसेप्ट लिखे ना उसके नीचे लिखो नोट, और नोट में ये दोनों लाइन नीचे वाला खाली लिख लो, ऊपर वाला बार बार रिपीट करने से क्या फायदा। सिर्फ नीचे वाला लाइन क्या करो, नोट करके लिख लो कि इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बट फाइनल गुड्स इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, बात ही खत्म। ठीक है, एक लाइन में साफ। अरे मत लिख पूरा, बेकार टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा। अगर कुछ नया चीजें होती तो एक बात भी, जब एक ही चीज को बार बार यहां रिपीट कर रहे तो अंतर होगा क्या, नहीं होगा। हाँ बेटा, इलेक्शन वाले दिन जो है कोचिंग ऑफ रहेगी। क्या चाहता है कि हम यहाँ पढ़ाते रहे, पुलिस आके पकड़ के दो दे तोड़ दे हमारा, मार लाठी दिमाग टंच कर देगा, चालान कटेगा अलग से। जैसे अभी 26 जनवरी के दिन हुआ था ना, वैसे ही काम इस दिन में करूंगा, खूब सोऊंगा मैं। 26 जनवरी के दिन एक बार घर से निकला था 15 मिनट के लिए, आराम से आया, पान खाया, फिर वापस घर जाके सो गया। इलेक्शन वाले दिन भी यही काम होगा, आना, पान खाना। हो गया। चलिए, अब इसके बाद बात आती है बेटा कंजम्पशन गुड्स। अरे कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या, अवेलेबल फॉर कंजम्पशन ना, अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। These are those goods which are bought by consumers as final or ultimate goods to satisfy their, भाई अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वही हमारे लिए क्या होगा बेटा, कंजम्पशन गुड्स। अब इसमें अलग अलग बातें, लिखा जरूर तीन है पर ध्यान में आपको दो ही रखना है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, ये सेमी फेमी कुछ ना हो भाई, ठीक है ना, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, ये बीच बीच में का मतलब क्या, कुछ भी नहीं। तो ऐसे गुड्स जो वन टाइम से ज्यादा, या यूं कह दे कि बार बार इस्तेमाल में आएगा, उसको किस नाम से जानेंगे, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सब किसके अंतर्गत आएगा। उसी तरीके से खाना बनाने के लिए कढ़ाई, चकला, बेलन, ऐसा नहीं ना कि एक बार रोटी बनाया साफ, नहीं ना भाई, बार बार कंजम्पशन में आएगा ही नहीं आएगा, तो ये किसके अंतर्गत, ड्यूरेबल। जो वन टाइम यूज हो वो क्या कहलाएगा बेटा, नॉन ड्यूरेबल। भाई भोजन कर लिया, वो भोजन फिर से वापस आ सकता है क्या, सेब गटक गए, भाई बोले ना वही सेब दो, कहां से दे भाई, गए, कंजम्पशन हो गया भाई, फिर से वापस आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो देख रहे हैं ना, फ्रूट्स, ऑयल, मिल्क, वेजिटेबल, फलाना ढेमका, तो ये सब जो गुड्स हैं वो एक बार कंज्यूम होने के बाद दोबारा फिर से कंज्यूम। और समझने के लिए अगर देखता है सेमी ड्यूरेबल, बोलता है कि देखो क्रॉकरी वगैरह, अच्छा जो चाय में कप पीते हैं तो कप तब तक चलता है ना जब तक टूट नहीं जाता, तो लॉन्ग टर्म तक यूज हुआ, ये नहीं हुआ। अब ये या तो ऐसा होगा डिस्पोजेबल वाला, एक बार पिया फेंक दिया, तो एक बार पिया फेंक दिया तो नॉन ड्यूरेबल, और बार बार पी रहे हैं, धो के रख रहे हैं, तो क्या कहलाएगा बेटा। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि चाय दो तरीके के होते हैं बेटा,
चरित्रवान चाय और अचरित्रवान चाय, जो कुल्हड़ वगैरह में पीते हो वो चरित्रवान चाय होता है, क्योंकि एक बार यूज होता है, नष्ट होता है, फिर इसी धरती में मिल जाता है। और कप वाला क्या फिक्स है कि इसी कप में हर बार हम पिएंगे? आज हम पी रहे, कल कोई और पी रहा है, कल कोई और पी रहा है, उसको कहते हैं बेटा अचरित्रवान चाय। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अब चाय पीने जाओ ना तो उसको बोलना भाई चरित्रवान चाय पिलाएगा तो वही पिएंगे। ठीक है, नहीं बहुत जगह होता है ना, वो शीशा वाला गिलास लगता है वो एक ही में धो धो के, कभी मत पीना, कमबख्त कैसे धोता है ना वो समझ भी नहीं आएगा, एक ही पानी में। तो बेटा वो अचरित्रवान चाय होता है। ठीक है, हाँ चलो, तो दो ही तरीके की बात करेंगे, आइदर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। बार बार यूज हो रहा है तो ड्यूरेबल, और वन टाइम यूज हो रहा है तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो किसके लिए? कंजम्पशन के लिए। किसके लिए? हम प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, लेकिन सर ऐसा चीज तो प्रोडक्शन में भी हो सकता है कि एक ही बार इस्तेमाल हो या बार बार इस्तेमाल हो। तो बार बार जो इस्तेमाल हो कैपिटल गुड्स, मशीनरी, फैक्ट्री, ये सब क्या होगा बेटा? बार बार इस्तेमाल। लेकिन रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और प्रोडक्शन, वेजेज पर यूनिट, ये सब क्या होगा? सिंगल टाइम यूज होगा या नहीं होगा? तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? कैपिटल गुड्स। एक बार और यूज हो रहा है रे, नॉन कैपिटल गुड्स। ठीक है, यहां रेवेन्यू नाम मत दे देना, है कि नहीं? नहीं, तुम लोग शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जानते हो ना, और एक और बीच में डेफर्ड रेवेन्यू। अकाउंटिंग नहीं है, अर्थशास्त्र है। चलिए, तो कहता है कैपिटल गुड्स, दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच फॉर्म द कैपिटल स्टॉक ऑफ ए कंपनी एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर and which are used up in the production process. These includes durable like car, bridge, road, aeroplane, falana dhimka. Stock of raw material, semi finished and finished goods at the end of year. तो अब देखिए इसमें कैपिटल गुड्स में जो बार बार प्रोडक्शन में, इसमें दो चीजें ऐसे लिख लेना कि इसमें लॉन्ग टर्म यूज इन प्रोडक्शन, ये हमारा क्या होगा? कैपिटल गुड्स। और जो वन टाइम यूज होगा ना बेटा, वन टाइम यूज, उसको कहेंगे नॉन कैपिटल गुड्स। उसको क्या कहेंगे हम लोग? नॉन कैपिटल। ये दो बातें याद रखना प्रोडक्शन से रिलेटेड। ऊपर तो हमने देखा था कंजम्पशन से रिलेटेड कि वो ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है, और यहां पर किससे रिलेटेड हम देख रहे हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड। फिर इसका अगर डिफरेंस की बात कर रहा है तो क्या कह रहा है? goods which are capable of satisfying human wants are called, all goods which help in production of other goods are called, फर्दर प्रोडक्शन में यूज हुआ ना बेटा, फर्दर प्रोडक्शन के लिए हुआ ना। मिल्क, ब्रेड, शुगर, टी, शूज, वॉचेज, ये सब हमारा किसके? कंजम्पशन गुड्स ना। अब इसमें देखो मिल्क, ब्रेड, शुगर, टी, ये सब सिंगल टाइम यूज होगा ना। ऐसा हुआ है कि चाय बनाने के बाद वही चाय पत्ती टांग के रख दो कि फिर शाम में बनाएंगे, फिर खत्म हो जाए फिर रख दो कि सुबह फिर इसी से बनाएंगे? नहीं ना, एक बार हुआ छाने एकदम डस्टबिन में खा अटैक, लेकिन वो चाय छन्नी को कभी फेंक दिया है? वो क्या होगा? तो ये सब हमारा क्या होगा? नॉन ड्यूरेबल। लेकिन ये जो जुतवा पहन रहे हैं हम लोग, ये जो घड़ियां पहन रहे हैं हम लोग, ये सब बार बार इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा? रोज आते हैं इसी कुर्सिया पे बैठ जाते हैं, रोज आते हैं इसी पे लिखना है स्टार्ट कर देते हैं, ये सब हमारा क्या होगा? ड्यूरेबल गुड्स। ओके, यो मशीन, प्लांट्स, टूल्स, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश एंड फिनिश गुड्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग कहते हैं ना वर्क इन प्रोग्रेस वाला, आधा बनल छिनल है तो वो तो प्रोडक्शन में यूज ही ना हो रहा है भाई, है कि नहीं? तो वो भी हमारा क्या होगा बेटा? कैपिटल गुड्स के अंतर्गत है। कर लोगे काम? अब कैपिटल में दो तरीके का हो गया, एक सिंगल टर्म्स यूज हो गया और एक हमारा क्या हो गया? लॉन्ग टर्म यूज हो गया। तो प्लांट वगैरह हमारा मशीनरी वगैरह क्या होगा? लॉन्ग टर्म। लेकिन रॉ मटेरियल वगैरह क्या होगा? प्रोडक्शन में सिंगल टाइम यूज होगा।
नॉन कैपिटल ना, है तो कहने के लिए प्रोडक्शन में तो कैपिटल ही हुआ, लेकिन सिंगल यूज गुड्स हो गया ना, तो नॉन ड्यूरेबल वाला हो गया बात। ओके, तो अभी यहां पर बाइफरकेट नहीं करना, वो तीसरे चैप्टर में बाइफरकेट करेंगे, लिखवा दूंगा मैं गुड्स कौन कौन से होते हैं। चलो जल्दी से बेटवा यहां से अब टेप लो जरा। इंटरमीडिएट फाइनल हो गया था ना, तो यही लो, कंजम्पशन से लिखो, दोनों जल्दी से लिख लो थोड़ा सा। क्या हुआ? अरे ये कार जो यूज हुआ होगा ना, जैसे अंदर के सामान को भी एक जगह से दूसरे, प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाला कार, ये अपने घर के लिए मत समझना, क्यों ट्रक वगैरह प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है, मटेरियल को यहां से वहां ले जाने ये सब, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। यहां जो हमने एरोप्लेन वगैरह सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजने, इस वे में बोला है हमने, ठीक है ना, तो बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड बात है यहाँ। और साथ ही लिख लेना ना, प्लांट मशीनरी एटसेट्रा, फैक्ट्री वगैरह ये सब किस में आएगा? ड्यूरेबल में। मार्च फर्स्ट वीक में जो है एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेगा, ठीक है, दिल करे देने का, एग्जाम मई में तो दे सकते हो। हो गया, बोलो बोलो।
कर लिए बच्चों? हो गया सबका? जल्दी कर लो। अब यहां के बाद हमारा जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, जहां से हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करेंगे। अभी तक जो था वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, भूमिका बना रहे थे कि आगे हमको क्या देखना है और क्या नहीं। और अभी भी हमने जो ये फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताया, तो हमने क्या बोला, सिर्फ एक लाइन हमारे यूज का है, एक लाइन हमारे आगे का काम में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या, कि इंटरमीडिएट गुड्स हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होगा, और फाइनल गुड्स हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में यूज होगा, उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख के चलते हैं। और आगे अब हेडिंग लिखते हैं बेटा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। हो गया सबका? कौन सा डिफरेंस लिख के क्या करोगे, कोनो फायदा उसका हो तो कोई बात भी, उसका कोई काम आगे तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो लिखने की जरूरत ना है बेटा। बोलो, हो गया? अभी भी रह गया? हो गया? चलिए, तो अब हम आते हैं बेटा अपने कंसेप्ट के ऊपर। और कंसेप्ट का नाम क्या था हमारा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो अगर नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई नेशनल इनकम का कंसेप्ट दिया किसने था, नेशनल इनकम का कंसेप्ट किसने दिया था। तो नेशनल इनकम का कंसेप्ट दिया गया था बेटा साइमन कुजनेट्स और रिचर्ड स्टोन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? तो लिखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम was given by हेडिंग तो ऊपर ही लिखा था, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कितनी बार हेडिंग लिखेगा? द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम was given by Simon Kuznets and Richard Stone.
जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट है, वो नेशनल इनकम का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था बेटा? साइमन कुजनेट्स और रिचर्ड स्टोन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? साइमन कुजनेट और रिचर्ड स्टोन के द्वारा दिया गया। कौन सा कंसेप्ट हमारा? लेकिन बात तो फिर भी बनेगी नहीं हमारे पास। अभी बनेगी बेटा, मैं एक बस पीडीएफ निकाल देता हूं ताकि सही रहे। अप्लीकेबल फॉर मई 25, चैप्टर नंबर 6, यूनिट नंबर 1, डाउनलोडेड डेस्कटॉप। कहीं पे हमारा कुछ नाम तो है नहीं। C6 देखो बेटा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग pioneered by the Nobel Prize winning economist Simon कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। किसके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था बेटा? साइमन कुजनेट्स और रिचर्ड स्टोन के द्वारा हमारा नेशनल इनकम का कंसेप्ट दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? साइमन कुजनेट्स और रिचर्ड स्टोन के द्वारा ये हमारा कहानी बना था। लेकिन अगर इस कहानी के अंतर्गत बात करें तो बात क्या होगी? तो कहता है बेटा, गौर से देखना, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation is responsible for the compilation of national account statistics at the state level. State directorates of economics and statistics have the responsibility of compiling their state domestic product and other aggregates। कि देखो बेटा, राज्य स्तर पर और देश स्तर पर दोनों ही तरीके से देखा जाएगा। तो अगर हम यहां पर बात करें सेंट्रल बेसिस पे, तो सेंट्रल बेसिस पे कौन करेगा बेटा? सीएसओ। और सीएसओ के अंतर्गत भी कौन सी मिनिस्ट्री? तो एमओएसपी एंड आई। कौन करेगा बेटा? एमओएसपी एंड आई। एमओएसपी एंड आई का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और ये लग रहा है, और अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पे कौन काम करेगा बेटा? डीईएस, अर्थात डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, नेशनल अकाउंटिंग जो है, इनकम अकाउंटिंग, ये तो हर किसी को करना पड़ेगा। स्टेट को भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ सेंटर को भी करना पड़ेगा। स्टेट को भी करना पड़ेगा और सेंटर को भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो बेटा, राज्य सरकारें भी निकाल करके वो फिर डाटा किससे शेयर करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करती है, तभी तो काम चल पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम बैठे हैं और हमने पता ही नहीं करा, तो हम आगे का जो बजट तैयार होता है, आगे का जो प्लानिंग होता है, वो हम करेंगे कैसे? भाई घर वाले आपको जब बताते हैं कि भाई 2 तारीख को भेज देंगे, तब ना तुम प्रोविजन करके चलते हो कि 2 तारीख तक का खर्चा कैसे निकालना है। घर वाले अगर टाल मटोल करें, हाँ हाँ देखते हैं, अगर होगा तो अगले महीने भी कुछ भेजेंगे ही, ले बस हो गया। डिसीजन मेकिंग कर पाओगे क्या? नहीं। घर वाले ने बोला जाओ ना पढ़ने के लिए, देखते हैं, दिल करेगा तो फीस भी देंगे। और यहाँ कोचिंग वाले रोज सुबह सुबह हाँ रे, नहीं हो जाता, अंतर होता है ना। तो भाई अकाउंटिंग तो दोनों को ही करना पड़ेगा, इनकम का वैल्यूएशन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो सारी चीजें हमारा काम करेगा। तो बस इतना यहां से यहां तक लिख लेना, जो लाइन लिखा है ना बेटा, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके इतना लिख लेना, ठीक है।
हो गया? चलो कोई नहीं, जाओ।